हेलो हेलो एवरीवन, हाय वेलकम ऑल। एकता की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे फॉरेनर इन्वेजन यानी विदेशियों का आक्रमण, जिससे जो कि भारतवर्ष पर आक्रमण करते थे, बट उन विदेशियों के आक्रमण से हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति रही है वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी तो आपने कमेंट सेक्शन में जो है इस क्लास के बारे में फीडबैक जरूर देनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में हमने पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत सारे 12वीं शताब्दी 12th सेंचुरी के आसपास जो है बहुत सारे रियासतें, छोटी छोटी रियासतें या फिर बड़ी रियासतें बन गई थी। ठीक है, यानी हमारे मगध का जो एम्पायर था वो खत्म हो गया धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारा मध्यकालीन भारत शुरू होता है। राइट, ठीक है। हर्षवर्धन काल के बाद हमें पाल डायनेस्टी का काल मिलेगा, राष्ट्रकूटा का टाइम मिलेगा, गुर्जर प्रतिहारों का टाइम मिलेगा। राइट, तो उस समय जो है जैसे भारतवर्ष में वो डायनेस्टी चल रही थी, पाल डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत सारे राजपूत जो है मैदानों से आकर हमारे हिमाचल प्रदेश में बस गए और अपनी अपनी रियासतें उन्होंने स्थापित कर दी थी। राइट, तो बहुत सारे ऐसे राजपूत, चंदेल राजा, चौहान राजा, राइट, मैं आपको बताती हूँ, जैसे चंदेल, चौहान, तोमर, सेन, पवार, ये सभी मैक्सिमम जो राजा थे वो मध्य मैदानों से आकर जो है हिमाचल प्रदेश में अपनी अपनी रियासतें इन्होंने स्थापित कर दी थी। राइट, तो मैक्सिमम चंदेल, चौहान, तोमर, सेन, पवार, इस तरह से रियासतें स्थापित हो गई थी। राइट, तो ये हमारा मध्यकालीन हिमाचल अब शुरू होता है। मध्यकालीन हिमाचल में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दिया कि बहुत सारी रियासतें, उनके संस्थापक और सब कुछ जो है 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन हिमाचल हमारा चलता है। बट मैंने आपको इन रियासतों के जो शासक थे, कैसे कौन लास्ट शासक थे, लास्ट रूलर थे, और कब ये हिमाचल प्रदेश में विलय हुए हैं, वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। राइट, तो सबसे पहला आक्रमण, इन्वेजन हम पढ़ेंगे तुर्क अरबों का। राइट, सबसे पहले आते हैं महमूद गजनी या गजनबी। महमूद गजनबी, कुछ जगहों पर गजनबी लिखा होता है, कुछ जगहों पर गजनी लिखा होता है, तो वो दोनों एक ही के नाम हैं। सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग की थी 1000 ईस्वी से। राइट, 1000 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिए थे और इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, कितने टाइम आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, तब ये नागरकोट के किले तक पहुंच गए थे। कब ये पहुंचे थे? 1009 में। राइट, नागरकोट के किले पर इनका सफल अटैक रहा था। 1009 ईस्वी में नागरकोट का किला भी इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, प्लस इन्होंने ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को भी लूटा था। ये अपने शासन को नागरकोट किले पर इनका जो है प्रभाव कब तक रहा था, कब तक इन्होंने अपने अधीन रखा था? 1043 ईस्वी तक इनका अधिकार रहा था नागरकोट किले पर। ठीक है, अब खुद तो ये वापस चले गए थे, बट अपने बेटे और कुछ सेना की टुकड़ियों को इन्होंने वहां पर छोड़ा था नागरकोट किले पर, और 1043 तक इनका कंट्रोल रहा था नागरकोट किले पर। ठीक है, बट क्या हुआ था? 1026 में तुर्कों ने जो है किले पर कंट्रोल कर लिया था। ठीक, नागरकोट तो इनके अंडर रहा था, बट किले पर तुर्कों ने जो है कब्जा कर लिया था। 1043 में तोमर राजा परमार भोज साथ में कलचुरी के राजा कर्ण और अनहिल के राजा चौहान ने नागरकोट किले को तुर्कों से मुक्त करवाया था। राइट, तो लगभग 1043 तक जो है नागरकोट किले पर इनका फॉरनर का कंट्रोल रहा था। ठीक, आपने ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी पहले जो थे फॉरनर थे, जिनका आक्रमण हमें बाहर से दिखता है। ठीक, विदेशी आक्रमण हमें दिखता है। राइट, तो 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था। जब इन्होंने 1009 में आक्रमण किया था तो कौन थे राजा थे आनंदपाल को इन्होंने हराया, फिर ये नागरकोट की किले की तरफ आए थे। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना है। राइट, फिर उसके बाद आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत की तरफ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से पहले आते हैं एक और
आक्रमणकारी जिनका नाम है महमूद गौरी, ठीक, महमूद गजनबी, गजनी भी कुछ जगहों पर मिलेगा। फिर 1009 में तो इन्होंने आक्रमण किया था, 1043 पर इनका कंट्रोल रहा, राइट। 1043 में फिर से नागरकोट किला जो है कुटोच वंशीय राजाओं के पास चला गया था, उनके अधिकार में, राइट। फिर आते हैं 1175, राइट, 1175 ईस्वी में। तो 1175 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी, महमूद नहीं, मोहम्मद गौरी ने, राइट। मोहम्मद गौरी ने जो है आक्रमण किया था, ठीक है, भारत पर आक्रमण किया था। और साथ में इन्होंने 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर जो है दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया था मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी कौन थे? मोहम्मद गौरी जो है एक तरह से सेनापति थे, राइट। फिर बात आती है कि मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, राइट। तो दिल्ली सल्तनत पर जो है बहुत सारे वंश हमें देखने को मिले हैं। जैसे हमने देखा था एंशिएंट हिस्ट्री में भी काल वंशज डायनेस्टीज हमें देखने को मिली थी, तब कंट्रोल कहां पर था? मगध में, ठीक। अब जो है दिल्ली पर कंट्रोल आ गया है, दिल्ली में सल्तनतें हमें मिलेगी। तो दिल्ली में सबसे पहले कुछ एक वंश हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और उनके साथ साथ हिमाचल में क्या इंपैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक। तो सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, राइट। जो मोहम्मद गौरी आए थे वो गुलाम वंश के ही सेनापति थे, ठीक है। किसने इसकी स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी 1206 में। 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, राइट। फिर उसके बाद दूसरा वंश बना था जो कि था खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, राइट। किसने इसकी स्थापना की थी? जो जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। फिर आता है इंपॉर्टेंट, जो कि हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में भी उसका वर्णन मिलता है, तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई थी, राइट। कब तक ये रहा था? तो 1414 तक ये रहा था तुगलक वंश, ठीक है। स्थापना की थी इसकी गैसुद्दीन तुगलक ने। फिर आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश का टाइम बहुत कम रहा था, कितने तक ये रहा था? 1451 तक, राइट। फिर आता है लोधी वंश। तो सिकंदर लोधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1451 से लेके 1526 तक। इब्राहिम लोधी इसके लास्ट वंशज रहे थे, सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं मुगल काल की तरफ, राइट। तो इतना टाइम पीरियड हमारा कुछ एक वंशज थे उनका रहा है, राइट। अब हिमाचल प्रदेश में गुलाम वंश और खिलजी वंशों का ज्यादा कंट्रोल नहीं रहा था, ठीक है। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया पहाड़ी रियासतों की तरफ, राइट। ध्यान दिया किसने? तुगलक वंश के संस्थापक थे गैसुद्दीन तुगलक। उनके आगे जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरफ वो आए थे, वो हम हिस्ट्री में अभी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश का भी जो है हिमाचल प्रदेश में की तरफ कोई ध्यान नहीं रहा है, राइट। तो तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली मुगल काल की तरफ आ जाएंगे 1526, ठीक है। तो इतना सा जो है हमारा माइंड मैप है हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत का, राइट। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब आ जाते हैं तुगलक वंश के बारे में, जानकारी ले लेते हैं तुगलक वंश। तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी गैसुद्दीन तुगलक, बट 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया कहां पर? नागरकोट किले पर, और उन्होंने जीत लिया था नागरकोट किले को, ठीक है। अटैक नागरकोट फोर्ट, ठीक है। उन्होंने नागरकोट के किले पर अटैक किया था और साथ में जीत भी लिया था
नागरकोट किले को। राइट, तो जब ये मोहम्मद बिन तुगलक आए थे तब यहाँ के शासक कौन थे? तो इनके समकालीन शासक थे कांगड़ा के, जिनको इन्होंने हराया था, उनका नाम था राजा पृथ्वी चंद। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन कांगड़ा के कौन थे या फिर अकबर के समकालीन कांगड़ा के कौन थे, तो वो आपने नोट करना है। इनको हराया था इन्होंने राजा पृथ्वी चंद को और नागरकोट के किले पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है, और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है सिरात ए फिरोज शाही में। ठीक है, वर्णन मिलता है सिरात ए फिरोज शाही में, फिरोज शाही में। ठीक है, फिरोज शाही में इनके कांगड़ा पर अटैक का वर्णन मिलता है और इसमें साथ में यह भी वर्णन मिलता है कि इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। राइट, तो नोट कीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा में इन्होंने कंट्रोल तो किया था पर ज्वालामुखी मंदिर तक ये नहीं पहुंचे थे और इन्होंने कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। आए थे ये 1337 में। फिर इसके बाद इनके आगे जो फर्दर लीडर थे, ठीक है, इनके बेटे फिरोज शाह तुगलक, वो पहुंचते हैं ज्वालामुखी मंदिर तक। राइट, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। राइट, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था, इनके राजा थे समकालीन राजा रूपचंद कांगड़ा के। इन पर अटैक किया था 1360 ईस्वी में। ठीक है, 1300 ईस्वी में राजा रूपचंद के पर अटैक किया था कांगड़ा किले पर। राइट, और इन रूपचंद ने जो है क्या किया, खुद को इन्होंने जो है बंद कर लिया था अपने किले के अंदर। राइट, 6 महीने तक ये अंदर बंद ही रहे थे और इन्होंने किले को, फिरोज शाह तुगलक ने किले को पूरी तरह से घेर के रखा था, ये वापस नहीं गए थे। राइट, फिर उसके बाद 6 महीने बाद रूपचंद जो अपने किले से बाहर निकले, उन्होंने जो है फिर मैत्री कर ली फिरोज शाह तुगलक से, यानी मित्रता कर ली और उन्होंने उनको कुछ एक गिफ्ट भी दिए। बट फिरोज शाह तुगलक वापस नहीं गए। राइट, उन्होंने जो है 1365 पर जो है ये मिल वहां कहां पहुंच गए, ज्वालामुखी मंदिर। राइट, ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे, वहां पर इन्हें एक पुस्तकालय था, वहां पर इन्हें 1300 पुस्तकें मिली जो थी लिखी हुई संस्कृत में, संस्कृत में लिखी हुई थी। तो जब ये वापस जा रहे थे, ये 1300 की 1300 पुस्तकें अपने साथ ले गए थे ये। राइट, अपने साथ ले गई ये 1300 पुस्तकें और इन्होंने इनको फिर कन्वर्ट किया, इनका जो है कन्वर्जन किया गया कौन सी भाषा में? तो भाषा थी फारसी। ठीक है, फारसी में इन्हें कन्वर्ट किया गया। ठीक है, 1300 पुस्तकों को, कुछ एक पुस्तकों को इन्होंने कन्वर्ट किया। राइट, किसके द्वारा इन्होंने अनुवाद करवाया था? तो इनका नाम था इजुद्दीन खालिद खानी। इजुद्दीन खालिद खानी ने इन कुछ एक किताबों का अनुवाद किया था फारसी में। राइट, ट्रांसलेट किया था संस्कृत से फारसी में इजुद्दीन खालिद खानी ने। ठीक है, फिर जिसका शीर्षक रखा गया, जो टाइटल रखा गया, जिसे कन्वर्ट किया गया, उसका टाइटल क्या रखा गया? तो टाइटल रखा गया उस किताब का दलाइल ए फिरोज शाही। ये भी क्वेश्चन में आता है, दलाइल ए फिरोज शाही। राइट, जो बुक बनी फिर फारसी में, उसका नाम रखा गया दलाइल ए फिरोज शाही। ठीक है, कुछ एक जगहों पर दलालते फिरोज शाही भी मिलता है। दलाइल ए फिरोज शाही जो है उस किताब का नाम रखा गया था। ठीक, इन्होंने कहलूर के एक राजा थे, उनको भी एक उपाधि दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए, यहां जैसे मैं लिखती हूँ 1365 का ध्यान रखिएगा कि ज्वालामुखी मंदिर से ये 1300 किताबें लेके गए थे। राइट, ध्यान कैसे रहेगा? 1365 और 1300 किताबें। ठीक, ध्यान रखिएगा। राइट, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कहलूर के राजा, कहलूर के शासक थे एक, जिनका नाम था राजा नरेश रतन चंद। राजा नरेश रतन चंद। राइट, तो राजा नरेश रतन चंद को उपाधि दी थी क्या? राजा ए राजगान। राजा ए राजगान, राजा ए राजगान की उपाधि दी थी किसे? कहलूर के राजा नरेश रतन चंद को। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने।
ठीक है। उसके बाद आपने नोट करना है कि इनकी मृत्यु, राजा रूपचंद की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो मृत्यु हो गई, उसके बाद राजा बने राजा सागरचंद, ठीक है। तो यहां मैं लिखती हूं राजा रूपचंद के बाद, इनकी मृत्यु के बाद कांगड़ा के राजा बने राजा सागरचंद, ठीक है। राजा सागरचंद के टाइम में फिरोज शाह के बड़े बेटे का नाम था नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन फिरोज शाह तुगलक के बड़े बेटे थे। ये बड़े बेटे नसीरुद्दीन ने सागरचंद के यहां शरण ली थी, ठीक है। इनके समकालीन, नसीरुद्दीन के समकालीन थे सागरचंद, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बड़े बेटे थे नसीरुद्दीन, राइट। अब उसके बाद आ जाते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक और तुगलक वंश के बारे में हिमाचल प्रदेश से इतनी ही जानकारी हमें मिलती है। कहां इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का वर्णन कहां हमें मिलता है, तो मैंने आपको कुछ एक किताबों में भी बताया, दलाइल फिरोज शाही तो आपको मिलता ही है, ठीक है। वर्णन मिलता है तारीखे फरिश्ता, ज्वालामुखी पर आक्रमण, कांगड़ा पर आना फिरोज शाह का, कहां वर्णन मिलता है, तो वर्णन मिलता है इनका तारीखे फरिश्ता, फरिश्ता, तारीखे फरिश्ता जो किसने लिखी थी मोहम्मद फरिश्ता के द्वारा, ठीक है। नाम इनका मोहम्मद फरिश्ता था जिन्होंने ये लिखी थी तारीखे फरिश्ता। और एक और बुक है जिसका नाम है तारीखे फिरोज शाही। फिरोज शाही, इन दोनों किताबों में, ये फारसी की किताबें हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि लिटरेचर भी जो है हमारा हिस्ट्री की जानकारी देता है, राइट। तो ये हमारा लिटरेचर, तारीखे फरिश्ता और तारीखे फिरोज शाही, ये दोनों हमारे ऐसी किताबें हैं जिनसे फिरोज शाह तुगलक का कांगड़ा पर आक्रमण का वर्णन मिलता है। और मोहम्मद बिन तुगलक का मैंने आपको बता दिया था, सिराते फिरोज शाही में मिलता है वर्णन, राइट। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं, भारत पर आक्रमण हो रहा है अब मंगोलों का, ठीक है। मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण। तो मंगोल लीडर थे जिनका नाम था तैमूर लंग। तैमूर लंग का आक्रमण, कब यह आक्रमण हुआ था, 1399 में, 1399 ईस्वी में जो है तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, ठीक है। 1398 में, 99 में तो ये वापस चले गए थे, तो 1398 में इन्होंने कहां पर आक्रमण किया, तैमूर लंग ने आक्रमण किया नागरकोट पर। नागरकोट पर आक्रमण किया, राइट। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था नागरकोट पर, ठीक। और इनकी सहायता किसने की थी, सहायता की थी तैमूर लंग की हेल्प किसने की थी, तो तैमूर लंग की हेल्प की थी, हेल्प्ड बाय, इनकी सहायता की थी हिंदूर के राजा, नालागढ़ हिंदूर, नालागढ़ के राजा थे आलमचंद। नालागढ़ के राजा थे आलमचंद जिन्होंने तैमूर लंग की सहायता की थी इनके आक्रमण पर नागरकोट पर। ऐसा क्यों, क्योंकि तैमूर लंग जो है इनके हिंदूर को जो है हानि ना पहुंचाए, इसके लिए पहले से इन्होंने क्या किया कि आइए आप जो आपने लेना है लीजिए, आपकी मैं हेल्प करता हूं नागरकोट के किले को लूटने के लिए, राइट। तैमूर लंग ने जो है सिरमौर की तरफ भी आक्रमण किया था, राइट। तो आलमचंद ने जो है एक तरह से ट्रिक खेली, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कि मैं पहले से ही इन्हें बोल देता हूं कि आपने जो लेना है ले लीजिए, मैं आपकी हेल्प भी करूंगा ताकि इनके रियासत को जो है हानि ना पहुंचाएंगे, राइट। तो राजा आलमचंद ने तैमूर लंग का साथ दिया था, ठीक है। हिंदूर के ये शासक थे, ठीक। कांगड़ा के राजा कौन थे उस वक्त, तो कांगड़ा के राजा थे, नागरकोट के राजा थे मेघचंद। मेघचंद पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो इनकी आक्रमण का ये रहा था परिणाम कि इन्होंने कांगड़ा को जीतना तो चाहा था, बट ये किले पर जो है किले को नहीं जीत पाए थे, राइट। किले को ये नहीं जीत पाए थे, इसीलिए फिर ये वापस हट गए 1399 में, 1339 ईस्वी में जो है ये वापस लौट गए थे तैमूर लंग,
राइट। और वापसी में इन्होंने शिवालिक क्षेत्रों के जो राज्य रियासतें थी उन पर आक्रमण करते करते, उनको लूटपाट करते हुए वापस गए थे। राइट, तैमूरलंग लूटपाट मचाते हुए वापस गए थे 1399 में। राइट, तो ये मंगोल आक्रमण के बारे में हमने पढ़ा। राइट, अब इसके बाद हम चल पड़े दिल्ली सल्तनत पर। कौन है इस वक्त 1399-98 में के टाइम में? है लोधी, है ना। लोधी जो है राज कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत पर। राइट, तो एक राजा थे राणा सांगा, है ना। राणा सांगा क्या करते हैं? तुर्क के एक राजा बाबर को, राजा तो वो नहीं थे, ठीक, तुर्क से बुलाते हैं बाबर को किसके लिए? इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। राइट, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की आपस में नहीं बनती थी, तो राणा सांगा ने तुर्क से इनवाइट किया बाबर को, राइट, इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। राइट, तो ये हिस्ट्री की बात है। अब आ रहे हैं बाबर। राइट, है मुगल काल। मुगल पीरियड किसने बुलाया? इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ने के लिए बाबर को बुलाया गया तुर्क से, ठीक है। तो बाबर ने 1525 के आसपास जो है, जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो कांगड़ा के पास 1525 ईस्वी के आसपास कांगड़ा के जगह का नाम है मलौट, है ना, मलौट के पास अपनी सेना का जो है चौकी स्थापित की थी इन्होंने। राइट, सेना की चौकी स्थापित की थी कांगड़ा के मलौट के आसपास। राइट, फिर पहुंच जाते हैं 1526 में ये दिल्ली। तो 1526 में दिल्ली पहुंचने से पहले इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करते हैं। उस युद्ध का क्या नाम है? 21 अप्रैल 1526 को हुआ पानीपत का युद्ध। इनके युद्धों के बारे में भी मैं आपको लिखवा देती हूं साथ साथ में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ इसके साथ, तो बाबर का युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी के साथ। इब्राहिम लोधी के साथ हुआ। बाबर जीता कौन? तो जीते बाबर, जीत हुई बाबर की, ठीक। और इन्होंने 1526 में फिर दिल्ली में 1526 में दिल्ली में मुगल सल्तनत की जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की दिल्ली में। राइट, तो दिल्ली में एज अ पद पादशाही की स्थापना की इन्होंने। राइट, जिसका क्या मतलब होता है कि शासक जो है अपने साथ उपाधि लेगा बादशाह की। राइट, तो बादशाह बने पहले हमारे मुगल काल के बाबर। राइट, 1526 में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की दिल्ली में। राइट, बाबर ने फिर 3 और युद्ध लड़े। राइट, कौन कौन से हैं वो भी लिख लीजिएगा। 17 मार्च 1527 को इन्होंने लड़ा युद्ध राणा सांगा के साथ। कौन सा? खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा के साथ। राइट, फिर उसके बाद इन्होंने लड़ा युद्ध चंदेरी का किसके साथ? 1528 में, 29 जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध इन्होंने लड़ा था मेदिनी राय के साथ। चारों के चारों युद्ध में बाबर जीते थे, ठीक है। 1529, तो 1529 कितने को? 6 मई 1529 को इन्होंने युद्ध लड़ा था। कौन सा? घाघरा का युद्ध किसके साथ इन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा था? तो अफगानों के साथ इन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा था। राइट, उसमें भी बाबर विजयी हुए थे। राइट, तो ये बाबर ने के बारे में हिस्ट्री है। राइट, इतना सा टाइम पीरियड बाबर का हमने देखना है। मुगल शासकों का क्या रोल रहा है पहाड़ी रियासतों की तरफ? तो पहाड़ी रियासतों की तरफ मुगल शासकों का ये रोल रहा है कि पहाड़ी रियासतें स्वतंत्र रियासतें थी, वो आपस में राजा जो थे झगड़ा करते थे, है ना, आपस में झगड़ा कर लेना। राइट, तो झगड़े को सुलझाना, आपसी लड़ाई में हस्तक्षेप करना मुगल शासकों का मेजर रोल रहा है मुगल पीरियड में। राइट, इतना ही रोल था मुगल पीरियड में राजाओं का हिमाचली रियासतों पर, ठीक है। फिर उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं आते हैं। तो हुमायूं काफी देर तक जो है ये
इनका कंट्रोल नहीं रहा था। शेरशाह सूरी से युद्ध में लड़ते रहे, राइट, डर कर यहाँ वहां छिपते भी रहे थे, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। माना जाता है कि शेरशाह सूरी को इन्होंने एक ही झटके में शेर की हत्या कर दी थी, इसीलिए इनका नाम शेरशाह पड़ा था, राइट। शेरशाह सूरी किस वंश के थे ये? तो वंश था इनका सूरवंश, फरीद खान इनका नाम था। फरीद खान का नाम था, सूरवंश के थे ये, राइट। जब इन्होंने एक झटके से शेर को मारा था तभी इनका नाम शेरशाह पड़ा था। सूरी तो इनके वंश का ही नाम था, राइट। तो 1540 में इन्होंने दिल्ली पर गद्दी पर अपना कंट्रोल जमा लिया था, राइट। कांगड़ा के मटौर के दुर्ग, है ना, मटौर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था, राइट। इतना ही है। मटौर में दुर्ग, यानी मटौर में किला, दुर्ग होता है किला, तो मटौर में किले का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, राइट। शेरशाह के बाद आते हैं अकबर। तो अकबर के बारे में इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकबर के टाइम में 4 इंपॉर्टेंट विद्रोह हुए हैं हिमाचल में, ठीक है। अकबर के टाइम में भी और जहांगीर के टाइम में, फिर उसके बाद कुछ एक कंट्रोल रहा था मुगलों का, फिर मुगलों का पतन भी हो गया था, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, राइट। आज की क्लास में हम अकबर तक ही कवर करेंगे, राइट। अकबर का राज्य अभिषेक बहुत छोटी उम्र में हो गया था, ठीक है। कब इनका राज्य अभिषेक हुआ था? तो 14 जनवरी 1556 को। 14 जनवरी 1556 को ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, ठीक। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के, राइट। 4 सालों तक इनके संरक्षक रहे थे बैरम खां, राइट। अकबर के टाइम में पानीपत का दूसरा युद्ध हो जाता है। क्या उसकी डेट है? 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। किसके साथ? तो दूसरा युद्ध होता है इनका हेमू के साथ, राइट। हेमू के साथ ये युद्ध लड़ते हैं, पानीपत का दूसरा। बट इस टाइम में जो है इनके संरक्षक थे बैरम खां, हाँ जी बिल्कुल, हेमू के साथ ये युद्ध लड़ते हैं, ठीक। फिर साथ में अकबर के टाइम 1556 में ही 1556, हाँ जी 1556, 1556 को क्या होता है? एक इनके थे दुश्मन टाइप थे एक, जिनका नाम था सिकंदर शाह। तो सिकंदर शाह भागकर आ गए थे, कहां? नूरपुर धमेरी, ठीक है। नूरपुर धमेरी आ गए थे। यहां के राजा थे भक्तमल, राइट। भक्तमल के साथ सिकंदर शाह की दोस्ती थी, राइट। राजा भक्तमल जो कि नूरपुर धमेरी के थे, उनके साथ जो है दोस्ती थी सिकंदर शाह की। तो पानीपत के जब दूसरे युद्ध में क्या हुआ? भक्तमल को ही सबसे पहले मारा गया था, क्योंकि इन्होंने जो है सिकंदर शाह को शरण दी थी। ये दुश्मन थे इनके, तो इनको शरण देने वाले भक्तमल को ही सबसे पहले मारा गया था पानीपत के युद्ध में, राइट। तो सिकंदर शाह के बारे में आपने नोट करना है कि इन्हें शरण किसने दी थी? नूरपुर के राजा भक्तमल ने इन्हें शरण दी थी, राइट। फिर आते हैं 4 जो रिवोल्ट हुए हैं, विद्रोह हुए हैं अकबर के टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, ओके, इससे पहले 1570 के बारे में नोट कर लेते हैं। सबसे पहला रिवोल्ट तो हुआ 1572 में, बट वो रिवोल्ट का कारण क्या था? तो 1570 1570 1570 में कांगड़ा के राजा थे जयचंद, राइट। जयचंद को पकड़ने के लिए जो है कांगड़ा के राजा को, जयचंद को पकड़कर जो है दिल्ली ले गए थे, ठीक। दिल्ली ले गए, बट
राइट। और पीछे से क्या किया, बिरबल को, जो नवरत्नों में से एक थे, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया कि आपने जो है इस जगह की जागीरी जो है संभालनी है, राइट। बिरबल को अपॉइंट कर दिया गया। और साथ में जयचंद को पकड़ने के लिए किसे भेजा गया था, तो जयचंद को पकड़ने के लिए भेजा गया था गुलेर के शासक रामचंद को। गुलेर के शासक रामचंद को भेजा गया था इन्हें पकड़ने के लिए, राइट। आपने जो है जो मैं आपको बता रही हूं कि इन्हें भेजा गया था, अपॉइंट किने गया था, वो भी साथ में लिखना है क्योंकि वो समकालीन होते हैं उन राजाओं के, राइट। तो गुलेर में रामचंद थे, कांगड़ा में जयचंद थे। जयचंद को पकड़ने के लिए रामचंद को भेजा गया था जो कि गुलेर के थे, राइट। फिर उसके बाद आपने नोट करना है कि पीछे से बिरबल को अपॉइंट कर दिया गया कि आपने यहाँ की जागीरी संभालनी है, राइट। तो जयचंद के बेटे थे विधिचंद, उनके समकालीनों के बारे में ध्यान रखिएगा। विधिचंद ने सोचा कि मेरे फादर साहब को जो है मार दिया गया दिल्ली ले जाकर, बट ऐसा नहीं था। और विधिचंद ने जो है खुद फिर शासन संभालने की कोशिश की, कुछ एक राजाओं के साथ जो है इन्होंने संघ बनाया और विद्रोह कर दिया अकबर के खिलाफ, राइट। तो 1572 में जो है विद्रोह किया गया, किसके द्वारा, जयचंद के बेटे विधिचंद के द्वारा, प्लस इन्होंने अपने साथ और भी रियासतों के राजाओं को शामिल किया था, जैसे जम्मू के राजा, ठीक, जम्मू के राजा को शामिल किया, कांगड़ा की कुछ रियासतों के राजाओं को शामिल किया, और जिनका लीडर रहा विधिचंद, है ना। तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए किसे भेजा गया था, तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया खान जहान हुसैन कुली खान को, ठीक है। किसे भेजा गया, खान जहान हुसैन कुली खान को। सबसे पहले इन्हें अपॉइंट किया गया था, और इनके साथ ये थे पंजाब के वाइसराय। और अकबर ने फिर जो है राजा विधिचंद के साथ फरमान भी भेजा था, ठीक है। इनको, विधिचंद को हटाकर बिरबल को अपॉइंट किया गया, राइट। और साथ में गुलेर के राजा कोटला का किला जो है, कोटला का किला गुलेर के राजा रामचंद को सौंप दिया गया था, ठीक है। 3 महीने तक कांगड़ा के किले को घेरे रखा। अब क्या किया, राजा विधिचंद को मुक्त कर दिया गया, ठीक है। राजा जयचंद जो कि दिल्ली ले गए थे, उन्हें मुक्त कर दिया गया इस विद्रोह के बाद 3 महीने में ही, राइट। विद्रोह के बाद ये जो विद्रोह हुआ था पहला विद्रोह 1570 के आसपास हो गया। फिर 1572 में फिर से विधिचंद ने विद्रोह किया। 2 बार विधिचंद ने विद्रोह किया, और फिर क्या हुआ, विधिचंद के बेटे त्रिलोक चंद को जो है बंदी बनाकर रख दिया गया दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में इनके बेटे, विधिचंद के बेटे त्रिलोक चंद को ले गए। इस विद्रोह का फर्स्ट विद्रोह तो खान जहान हुसैन कुली खान को भेजा गया, ठीक है। फिर 1572 में ही विधिचंद को पकड़ लिया गया, और टोडरमल को जो है, पहले बिरबल को दी थी ना मनसबदारी, जागीरी, अब टोडरमल को जो है ऐसा कहा गया कि आपने यहाँ कांगड़ा की जमीनें जब्त कर लेनी है। 1572 की बात मैं कर रही हूँ, 72। टोडरमल को कहा गया कि आपने शाही जमींदारी स्थापित करनी है आप कांगड़ा में, राइट। तो कांगड़ा में जब ये शाही जमींदारी की स्थापना करने लगे, तो फिर से विधिचंद ने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का दमन करने के लिए किसे भेजा गया, तो भेजा गया किसको, टोडरमल जी ने जो है इस पर कंट्रोल करने का जिम्मा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और विद्रोह हुआ, टोडरमल को भेजा गया शाही जमींदारी, हाँ जी। फिर उसके बाद एक और विद्रोह हुआ 1572 और 1570 तो हमने देख लिया। फिर 4th विद्रोह हुआ, 3rd विद्रोह हुआ 1588 89 में, राइट। ये 3rd विद्रोह आता है। तो इसको जम्मू और कांगड़ा की रियासतों के संघ ने मिलकर विद्रोह कर दिया था, और इस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा गया जैन खान कोका को, ठीक है। ये जैन खान कोका को भेजा गया इस विद्रोह का दमन करने के लिए, दमन करना, कुचलना, ठीक है। जैन विद्रोह का दमन करने के लिए जैन खान कोका को भेजा गया, राइट। इसमें कांगड़ा का विधिचंद, माओ का बासु, जसवा का अनिरुद्ध, बिलासपुर कहलूर का राजा कलमूरी और जम्मू के कुछ शासक थे, ठीक है। इनको कांगड़ा, जब ये जैन खान कोका आए तो इन्होंने, इन सभी राजाओं ने
जो है अकबर की जो है अकबर के अधीन रहने आत्मसमर्पण कर लिया था और इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। किस किसने? राजा विधिचंद ने, माओ का राजा बासु, जसवा का अनिरुद्ध, बिलासपुर कहलूर का राजा कलमूरी। और इसमें ऐसा वर्णन नहीं मिलता है कि चंबा, कुल्लू और मंडी, सुकेत, इनका वर्णन नहीं मिलता है इस टाइम के विद्रोह का। राइट। अब त्रिलोकचंद को जो है ले गए थे दिल्ली, है ना। फिर से जब विद्रोह होगा तो कांगड़ा उसमें भाग नहीं लेगा। अब आता है टाइम 1594, 1594-95 का। तो उस वक्त कांगड़ा की तरफ से विद्रोह नहीं हुआ, पर विद्रोह हुआ जम्मू के कुछ राजाओं ने जो है विद्रोह किया। जम्मू को उस वक्त कहा जाता था जसरोटा। और नूरपुर के राजा थे बासु, नूरपुर के राजा थे बासु। तो उन्होंने विद्रोह किया था उस वक्त 1594 में। और किसे भेजा गया? तो शेख फरीद को भेजा गया, साथ में राजा अंबर के राजा जगत सिंह। इन दोनों को इस वाले विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा गया था। राइट। माओ के किले को इन्होंने घेर लिया था, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि राजा बसु को जो है क्षमा दान भी दे दिया गया था कुछ टाइम बाद। बट राजा बसु फिर से नहीं माने, इन्होंने फिर से विद्रोह किया 1604 में, ठीक है। और जिस वजह से इन्हें फिर फाइन भरना पड़ता था। राइट। तो 1604 की बारी आ जाती है 1604 में राजा बासु या बसु कुछ जगहों पर हमें मिलता है। तो राजा बसु ने फिर से विद्रोह किया और इस बार विद्रोह को कुचलने के लिए माधो सिंह कुशवाहा को भेजा गया। माधो सिंह कुशवाहा को विद्रोह कुचलने के लिए भेजा गया था। राइट। फिर उसके बाद राजा बसु को बंदी बना लिया गया और उन्हें 15,000 मनसबदारी भरने का जो है कहा गया। राइट। 15,000 मनसबदारी मतलब क्या होता है मनसबदारी का? कि इतना पैसा आपने इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके आपने जो है शाही खजाने में पहुंचाना है, इतना पैसा, ठीक है। तो 15,000 की राजा बसु को 15,000 नहीं दिया गया। और जहांगीर के टाइम में इनकी मनसबदारी फिर से ज्यादा बढ़ा दी गई थी, 35,000 कर दी गई थी राजा बसु के। राइट। तो आपने एक साथ इनके अकबर के समकालीन राजा नोट कर लेने हैं। कांगड़ा में हमें राजा कौन मिले थे? जयचंद और फिर विधिचंद। राइट। नूरपुर के राजा हमें मिले थे कौन? भक्तमल। शुरू में भक्तमल मिले थे, है ना। भक्तमल को मार दिया गया था। राइट। फिर भक्तमल के ही वजह से राजा बसु ने जो है विद्रोह किया था, ठीक। और चंबा के राजा थे इनके समकालीन राजा प्रताप सिंह बर्मन। समकालीन चंबा के राजा कौन थे? प्रताप सिंह बर्मन थे। राइट। और साथ में सिरमौर के राजा कौन थे? सिरमौर के राजा थे राजा धर्मप्रकाश। सिरमौर के राजा धर्मप्रकाश अकबर के समकालीन थे। राइट। तो कल हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे और मुगल काल का पतन भी हम जो है साथ साथ में देख लेंगे। फिर हमें सिखों और गोरखाओं के बारे में पढ़ना है, तो कल की क्लास हमारी उनकी होगी। मेजरली हम सिखों और गोरखाओं की तरफ बढ़ जाएंगे। राइट। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हमने जो है भारत में विदेशियों का आक्रमण देखा कि किस तरह से विदेशी आकर जो है भारत में अपना शासन स्थापित करते हैं। राइट। तो फिर मुगल काल जो है बहुत सालों तक जो है मुगल काल रहा है भारतवर्ष में। राइट। तो चलिए आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको क्लास से रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो आपने चैट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है। ओके, गुड नाइट सभी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और दूसरों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।